हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए कुछ पॉलिटी के टर्म्स लेकर आया हूँ। और ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सभी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। तो जिन 4 टर्म्स की आज मैं बात करूँगा वो है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो आइए हम बात करते हैं इनके बारे में एक एक करके। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इसको समझना बड़ा आसान है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स according to which a country is governed। यानी हम बेसिकली कंट्री की गवर्नेंस इंश्योर कर रहे हैं। और गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, गवर्नेंस देखनी है। तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी जो कंट्री है वो उसमें गवर्नमेंट किस टाइप की होगी, यानी पार्लियामेंट्री होगी या फिर प्रेसिडेंशियल होगी या फिर सेमी प्रेसिडेंशियल होगी। तो सबसे पहले तो ये देखना है। उसके बाद फिर हमें देखना है कि जो पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग वो कैसे होगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही बॉडी होगी और वही सारा पावर, सेंट्रलाइज्ड पावर होगी, उसके पास वही सारा पावर ले लेगी। तो हमें पावर शेयरिंग देखनी है। यानी पावर शेयरिंग में कैसा होगा कि या लेजिस्लेचर के पास कौन सी पावर होगी, एग्जीक्यूटिव के पास कौन सी पावर होगी, जुडिशरी के पास क्या पावर होगी, और इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या होगा। ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद फिर ये भी देखना है कि जो पावर, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो जाएगी और वो दूसरे जो यूनिट्स है जैसे स्टेट गवर्नमेंट है उनको पावर देगी या नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी लोकल गवर्नमेंट को भी पावर मिल रही है। और मेन एस्पेक्ट ये है कि एक स्टेट के बीच में और सिटीजन के बीच में कैसा रिलेशन रहता है। जैसे हमारा क्या कि हमारी कंट्री में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स जिसमें ये इंश्योर करता है कि जो सिटीजन, जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है वो सिटीजन्स के राइट्स की प्रोटेक्शन करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। तो ये फंडामेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और इन्हीं की बेसिस पे जो है कंट्री का गवर्नेंस होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझना बड़ा आसान है। आई होप आप सब जानते हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। जो दूसरा टर्म है आज हमारा वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फ्रेंड, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। ये समझना बहुत आसान है क्योंकि हमारे, आप ये कह लीजिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेड रॉक, फाउंडेशन या फिर प्रिंसिपल कह लीजिए। तो इससे पहले कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझाऊं, मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ 2 टर्म्स पे बात करना चाहूँगा। एक टर्म है एब्सोल्यूटिज्म और एक दूसरा है डेस्पोटिज्म। पहले इनके बारे में बात करते हैं। मैं आपको है ना सबसे पहले इनके एब्सोल्यूटिज्म, इनके ना गूगल मीनिंग्स दिखाता हूँ क्या है आपको। एब्सोल्यूटिज्म, तो फ्रेंड्स एब्सोल्यूटिज्म क्या है, अब देखिए इसको। इट्स अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन एंड प्रैक्टिस ऑफ अनलिमिटेड सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एंड एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी एज वेस्टेड स्पेशली इन अ मोनार्क और डिक्टेटर। इसमें क्या है कि एक प्रैक्टिस हो है क्या, ऑफ अनलिमिटेड सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, यानी हम किसी को, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को एब्सोल्यूट पावर्स दे रहे हैं, अनलिमिटेड पावर्स दे रहे हैं। यह हो गया एब्सोल्यूटिज्म। दूसरा वर्ड है, मैंने आपको कहा दूसरा वर्ड है डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मीनिंग देखिए फ्रेंड, गूगल मीनिंग क्या कहता है, द एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट पावर स्पेशली इन अ क्रूअल एंड ओप्रेसिव वे। तो लगभग दोनों का ये मतलब सेम है कि हम कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी है और उस सेंट्रलाइज अथॉरिटी को हमने क्या है, एब्सोल्यूट पावर्स यानी अनलिमिटेड पावर्स दे दी। और जब अनलिमिटेड हम पावर्स किसी को दे देते हैं तो वो जो गवर्नेंस है वो कैसा हो सकता है, ओप्रेसिव हो सकता है या फिर क्रूअल हो सकता है, आर्बिट्रेरी हो सकता है कि अपनी मनमर्जी से अपना रूल करने लगे। वो बंदा जो गवर्नमेंट चला रहा है ऑथोरिटेरियनिस्ट हो सकता है, टोटलिटेरियनिज्म भी बोल सकते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, हमें किसी भी जो गवर्नमेंट को हम पावर दे रहे हैं तो वो इट शुड नॉट फंक्शन इन सच अ वे दैट इट इज एब्सोल्यूटिस्ट, इट बिकम्स डेस्पोटिस्ट। तो इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसका अपोजिट है। यानी एब्सोल्यूटिज्म को रोकने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो जहाँ एब्सोल्यूटिज्म इज अनलिमिटेड पावर और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का लिमिटेड पावर। अब लिमिटेड पावर क्यों, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में ले चलता हूँ। जब ये एक हमारे थिंकर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जे रूसो, उन्होंने हमें एक थ्योरी दी थी, पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें उन्होंने क्या कहा कि जब हम किसी भी गवर्नमेंट को हम पावर दे रहे हैं तो हम अपनी पावर दे रहे हैं उस गवर्नमेंट को, वो हमारे बिहाफ पे, हमारे अच्छाई के लिए, हमारे वेलबींग के लिए, हमारी प्रोस्पेरिटी के लिए कोई भी गवर्नमेंट सारे काम करनी चाहिए। तो ये क्या हो कि हमने अपनी पावर गवर्नमेंट को दी है कि आप हमारे बिहाफ पे, आप हमारे लिए अच्छे रूल्स बनाओ, अच्छे
एक्ट्स बनाओ जिससे हमारा वेलबिंग और हमारी प्रोस्पेरिटी इंश्योर हो सके। तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट है वो अपनी आर्बिट्रेरी रूप से हमारे किसी भी कंट्री को नहीं चला सकती है। कोई ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी रूल्स बना दिए, लॉज बना दिए जिससे अपनी आर्बिट्रेरी मन मर्जी से चला दिया और कोई हमारे पास कोई ना प्रोस्पेरिटी के लिए, ना कोई वेलबिंग के लिए, ना कोई डेवलपमेंट के लिए कोई काम करे। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना है कि कोई भी गवर्नमेंट होती है वो हमेशा अनलिमिटेड पावर इस्तेमाल ना करे, बल्कि लिमिटेड पावर इस्तेमाल करे। लिमिटेड पावर विद द एम टू इंश्योर प्रोस्पेरिटी, वेलबिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ नेशन। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आई होप आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले टॉपिक पे जाता हूँ, अगले टर्म पे जाता हूँ, वो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एडहेरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उन्हीं के अकॉर्डिंगली फंक्शन करना है। अगर कोई गवर्नमेंट को कोई रूल बनाना है, कोई लॉ बनाना है, या किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट भी करनी है, तो इट्स शुड नॉट कंट्रावीन टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रावीन नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक गवर्नमेंट है एक रूल बना देती है कि भाई सबको पानी जो है 5 रुपये लीटर मिलेगा सभी सिटीजन्स को। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इस जो लॉ है जो ये गवर्नमेंट ने बनाया है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक कर सकती है। कैसे? तो सुप्रीम कोर्ट इसको लेके और ये कह सकती है कि भाई जो ये आपने लॉ बनाया है, ये है ना आर्टिकल, हमारे पास एक आर्टिकल है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि जो आपने लॉ बनाया है कि पानी सबको 5 रुपये लीटर मिलेगा, ये हमारे आर्टिकल 21 के प्रोविजंस को कंट्रावीन कर रहा है। कैसे? कि उस आर्टिकल 21 कहता है कि एवरी सिटीजन शुड हैव राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और राइट, ये जो पानी है ये बेसिक नीड है, तो आप किसी को है ना ये पानी 5 रुपये लीटर नहीं बेच सकते आप। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि द लॉ दैट यू हैव इनेक्टेड इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सो दिस लॉ दैट हैज बीन इनेक्टेड बाय यू इज बीइंग स्ट्रक डाउन। वाई? बिकॉज इट इज अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडिया। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। इसमें मैं आपको एक हमारे हिस्ट्री से भी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आपको 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद होगा आपको। उसमें इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उस टाइम आर्टिकल 368 क्या है? पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस टाइम की जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया? आर्टिकल 368 में उन्होंने 2 क्लोज ऐड किए, क्लोज 4 और क्लोज 5। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हुए क्लोज 4 एंड क्लोज 5 ऐड किए। और ये क्लोज 4 एंड 5 क्या थे? एक बार मैं आपको बता देता हूँ। क्लोज 4 में ये कह दिया, तो क्लोज 4 में ये कहा कि अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कर रही है तो उसको किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये हमारा क्लोज 4 था। और एक क्लोज 5 ऐड किया। क्लोज 5 ऐड किया कि उसने कहा कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द constituent power of the parliament। अब सारा खेल लिमिटेशंस का ही तो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जो आपने जो भी क्लोज ऐड किए ये दे आर अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस दे आर स्ट्रक डाउन। तो कौन से केस में? फिर वो मिनेर्वा मिल्स केस आपको याद होगा। मिनेर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इन दोनों प्रोविजंस को, सब क्लोज 4 एंड सब क्लोज 5 को स्ट्रक डाउन किया, सेइंग दैट दे आर अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आज का जो लास्ट टर्म है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। फ्रेंड्स, मोरालिटी हमारे पास 2 तरह की है। एक तो पॉपुलर मोरालिटी और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। पॉपुलर मोरालिटी क्या है कि एक जो हमारा जो बिलीफ परसेप्शन ऑफ अ वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारा ये वैल्यूज़ है, ये मोरल्स है, तो ये इसके हिसाब से ये पॉपुलर मोरालिटी। एक है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी द मोरालिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इसका मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, जैसे हमारे यहाँ आईपीसी में एक सेक्शन थी, सेक्शन 377। उसमें से उस आईपीसी सेक्शन में 377 में क्या था कि होमोसेक्सुअलिटी वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब इसमें होमोसेक्सुअलिटी हमारी जो वाइडर एक सोसाइटी का जो परसेप्शन है, ये कह रहे कि हाँ भाई चलो ठीक है, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, हमारी सोसाइटी में काफ़ी एक्सेप्टेंस नहीं थी इस चीज़ को लेकर। लेकिन फिर नवतेज सिंह जौहर का केस था
2018 का। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जो सेक्शन आईपीसी का जो सेक्शन 377 है, इसको क्या किया, इसको स्ट्रक डाउन किया और कहा कि इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पॉपुलर मोरालिटी हो वो सही हो, हमें किसके तहत चलना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के तहत चलना। और ये माना जाता है कि जो ये आईपीसी की जो सेक्शन है, इसको जब स्ट्रक डाउन किया तो ये जो एलजीबीटी क्यों राइट्स है, इसके लिए एक शानदार कदम था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के चारों टर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनको टैकल, अगर इन पे क्वेश्चन आते हैं, इनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में, तो आप इनको टैकल कर पाएंगे और आप इनको अपनी राइटिंग्स में भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।